वॉइस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरे को, कैसे हैं भाई आप सब लोग? आज के अपने सेशन में हम टेंस का पार्ट 4 है हमारा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। कल हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट भगवान ने चाही तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट को खत्म कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और फ्यूचर को आप दो जगह पढ़ते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट को आप कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ते हैं। एक बार बताएंगे ऑडियो विजुअल कैसा है? सब बढ़िया है? कैसे हो आप लोग? हम अब करेंगे कि भाई सब चीज ठीक है, मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूं जी। ठीक है भाई, ये मैं आपको कल बता रहा था कि कोई भी पास्ट की डिस्कवरी हो या इवेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि मार्टिन कूपर फाइंड इन, अरे यार क्या लिख दिया, क्या लिखता है ये टाइपिस्ट से भी ना। मार्टिन कूपर, क्वेश्चन ऐसे था, मार्टिन कूपर इन्वेंटेड had invented mobile phone in 1973, in 1973। बताओ। अगला क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स हैज इन्वेंटेड एयरफोन सॉरी एरोप्लेन इन 1903। मैंने बोला अगर कोई पास्ट की इन्वेंशन की बात हो, पास्ट की डिस्कवरी की बात हो, तो हमको सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर जी यही तो बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन 1973 में बनाया गया था भाई इनके द्वारा। तो आप बोलोगे सर जी सेंटेंस V2 में बनेगा, हैड इन्वेंटेड की जगह इन्वेंटेड V2। हेड के साथ ये V3 थी, हेड हटा दोगे V2 हो जाएगी, क्योंकि इन्वेंटेड इन्वेंटेड दोनों फॉर्म सेम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी आप वही बोलोगे, राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड। अब वही रूल लग जाएगा इसमें भी भाई। देखो 1973, 1903 ये पास्ट की ईयर्स है, पास्ट की ईयर किसी सेंटेंस में आए तो हम V2 में बनाते हैं। ठीक है, अब अगला मेरा क्वेश्चन है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज एक जगह और किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में इट्स टाइम हो, इट्स हाई टाइम हो, इट्स अबाउट टाइम हो, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम हो, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सुना है अपने गाना, तेरी कमी है आजा, है ना, इस दर्द को मिटा जा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सुना है अपने गाना? तो इसका मीनिंग है कि देर ना हो जाए, बिल्कुल सही समय है, शुड हैव हैपन, हो जाना चाहिए था, दिस इज द राइट टाइम, एकदम सही समय है, कहीं देर ना हो जाए। सबका सेम मीनिंग है, सबका सेम मीनिंग है। इट्स टाइम हो, इट्स हाई टाइम हो, इट्स अबाउट टाइम हो, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम हो, चारों का सेम मीनिंग है, बिल्कुल सही समय है, देर ना हो जाए। इसके साथ मेरे भाई तीन केस बन सकते हैं। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट V2 में बनेगा। और अगर इसके बाद टू आता है, टू, तो आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर इसके बाद फॉर आता है, फॉर, तो उसके बाद कोई नाउन आएगी।
उसके बाद कोई नाउन आएगी। एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल से समझे। इट्स टाइम हो, इट्स हाई टाइम हो, इट्स अबाउट टाइम हो, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम हो, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर के बाद नाउन आएगी। बेसिकली इससे ये रूल है कि सब्जेक्ट अगर आ गया, सब्जेक्टिव केस कुछ आ गया, तो V2 आएगी। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बताओ। टाइम मैं आपको दे रहा हूं 1 2 3 4। कम से कम इसके मैंने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप आराम से कीजिए। बताओ भाई, आप बोलोगे इट्स अबाउट टाइम दे दिया। अगर इट्स अबाउट टाइम दे दिया तो उसके बाद 3 केस हो सकते हैं, या तो टू आएगा, या फॉर आएगा, या सब्जेक्ट आएगा। मेरे भाई सेंटेंस में वी सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है। कौन कौन मानता है? तो अगर सब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस V2 में बनेगा, शुड कंप्लीटेड की जगह कंप्लीटेड होगा। इसका मीनिंग है इट्स अबाउट टाइम, बिल्कुल सही समय है। वी कंप्लीटेड अवर असाइनमेंट, हमें अपने असाइनमेंट खत्म करने चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, हमें अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, इट्स टाइम के बाद अगर टू दिया तो मैंने आपको बहुत बार बताया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डूइंग गलत है, डू गलत है। इट्स टाइम टू डिस्को, गाना सुना है आपने? इट्स टाइम टू डिस्को, तो वहां डिस्को मतलब डिस्को करने से मीनिंग है। ठीक है, कौन मिले यहां किसको? इट्स टाइम टू डिस्को, तो इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज। बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, एक्सरसाइज की जाए, ये इसका हिंदी मीनिंग है। अगला है इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद या तो सब्जेक्ट दिया होगा, या टू दिया होगा, या फॉर दिया होगा। अगर सब्जेक्ट दिया है, कौन कौन मानता है यू सब्जेक्टिव केस है? यू सब्जेक्ट दिया है तो कुछ नहीं आएगा, V2 आएगा। स्टार्टेड, स्टार्टेड। इट्स टाइम यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, नया बिजनेस शुरू किया जाए। बिल्कुल सही बात है। शुड मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आती है, आ रखी है, मेरे को मजबूर किया इसने। इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम के बाद शुड प्लस V1 नहीं आता है, इसके बाद नहीं आता। ये नहीं होता, सेंटेंस ठीक था। मजबूरी इसने डाली है, हाथों में बेड़ी इसने डाली है कि मैं सिर्फ 3 लोगों के साथ जा सकती हूं, ये सिर्फ 3 लोगों के साथ जा सकती है, 3 लोगों के साथ रहना पसंद करती है ये, मतलब 3 लोगों की कंपनी इसको पसंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इट्स टाइम टू, टू के बाद हमेशा V1 से गुड बाय। बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, गुड बाय कहते हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय, इट्स टाइम टू के बाद हमेशा V1। ठीक है, एक केस होगा जिसमें टू के बाद V1 नहीं आएगी, वो हम बाद में बात करेंगे। दो प्लूरल, ओ काका, इट की वर्ब ये है, ओ यू बैठी, देखियो ओ यू बैठी भाई, ओ यू बैठी, इट की वर्ब, इट की वर्ब यू बैठी। वी के बाद V2 आती है। ये डू बोल रहे हो ना, टू के बाद हमेशा V1 आती है, एक केस है जब V1 नहीं आती है, टू के बाद तो V1 ही आती है, V1 ही आती है। अगला क्वेश्चन, इट्स टाइम, वी सब्जेक्ट है तो मेरे भाई V2 आएगी, एक्सरसाइज की जगह एक्सरसाइज्ड आएगा। एक्सरसाइज मतलब एक नाउन भी है, अभ्यास, ये जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, और एक्सरसाइज एक वर्ब भी है जिसका मीनिंग होता है अभ्यास करना।
तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से ठीक कर सकते हो, या फिर आप इसे कर सकते हो इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज। अब बोलो जी अब कैसे ठीक है? अब ऐसे ठीक है, इट्स टाइम के बाद फॉर आ गया तो फॉर के बाद नाउन आ गई, एक्सरसाइज नाउन बन गया। दोनों में से किसी भी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये पास्ट के ऐसे एक्शन दिखाता है जो नहीं हुए, तो कम से कम अब लेट हो रहा है प्रेजेंट में कर लें। पास्ट के मिक्स्ड एक्शन होते हैं। इट्स हाई टाइम यू आ गया, यू सब्जेक्ट है, हैड गॉन जाना आके वेंट आएगा। बिल्कुल सही समय, तुम्हें ऑफिस निकल जाना चाहिए था, देर ना हो जाए कहीं, तुम्हें तो निकल जाना चाहिए था। इट्स टाइम यू स्लीप की जगह स्लेप्ट आएगा, V2 आएगा। अब ये क्वेश्चन फटाफट आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए, नहीं फॉर स्लीपिंग नहीं आएगा, फॉर के बाद नाउन आएगा, स्लीप एक नाउन भी है ना। लो तुम चक्कर में पड़ो ही मत, ये मैंने हटा दी, एक्सरसाइज है ना, लेकिन वो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, इट्स टाइम बिल्कुल सही समय है, देर ना हो जाए। यू शुड फाइंड अ जॉब, यू फाउंड अ जॉब, तुम्हें तो जॉब फाउंड कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सही समय है, देर ना हो जाए, तुम्हें तो जॉब फाइंड कर लेनी थी, पास्ट में कर लेनी चाहिए थी। अरे हे फाइंडेड, ओ फाइंडेड। एक बोल रहा है सर जी फाइंड की V2, फाइंड की V2 फाइंडेड है। धन्य हो गया मैं ऐसे स्टूडेंट्स पाकर, ऐसे स्टूडेंट्स पाकर मैं धन्य हो गया। इट्स हाई टाइम, आई सब्जेक्ट है, V2 बाउट आएगा। और इट्स हाई टाइम वी शुड से नहीं होगा, वी सेड, क्योंकि इट्स हाई टाइम के बाद वी सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट को V2 चाहिए, हम सीधा V2 पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नन्ना मुन्ना राई था कोई था नन्ना मुन्ना राई? बहुत घटिया आंसर है चौहान जी आपका, बहुत घटिया आंसर है, बहुत घटिया, सबसे घटिया आंसर आपने दिया है चौहान जी। अब्बल सिंह भाई आपका ठीक है, कीर्ति गुड़ी आपका भी ठीक है, जैस्मीन आपका भी ठीक है। लड़कियां अच्छे आंसर्स दे रही है, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि लड़के तो इनको तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ये अच्छा नहीं करते हैं। खुशी ज्यादा तब होती है जब ये हमारी बहनें बिना सपोर्ट के इतना कुछ करके दिखाती हैं। जितना सपोर्ट घर से, फैमिली से, रिलेटिव से, समाज से बॉयज को मिलता है पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, इतना हमारी इन बहनों को मिले ना, तो बॉयज से कई गुना अच्छा करियर बनाए अपना। ठीक है, ओके। देखना मेरे भाई, इट्स हाई टाइम है, ये बोलता है अगर मेरे पास सब्जेक्ट आ गया तो V2 आ गया। टू बोलता है मेरे को नाउन प्लूरल चाहिए, गिनती में कोई चीज दो है, प्लूरल आएगा तो टू न्यू पेयर नहीं होगा, पेयर्स होगा। टू पेयर कैसे लिख दोगे? टू पेयर्स होना चाहिए, टू पेयर्स होना चाहिए, पेयर्स होना चाहिए ऑफ जीन्स। बिल्कुल ठीक है, जीन नहीं होता है, जीन्स ही होता है, जीन्स ही होता है, जीन्स ही होता है, जीन नहीं होता है। अंजलि यादव बहुत घटिया आंसर था आपका भी, बहुत घटिया आंसर है।
दो के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, पेयर्स आएगा। वो चीज गिनती में दो है, एक दो, दो के बाद न्यू तो एडजेक्टिव है, नया, पेयर्स आएगा। ऑफ और जीन अभी होता नहीं है, जीन्स ही होता है, पैंट्स, पाजामा, ट्राउजर्स, जीन्स। अब ये पुराने रूल से मैंने गलती कर दी, आपको रिवाइज करा दिया यहां पे, क्योंकि तुम तो भाई, तुम्हारे भरोसे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। और ले लो क्वेश्चन। समझ गए हो? अंग्रेज मत बनना बस मेरी क्लास में, नन्ना मुन्ना राई बन लेना भाई। तुड़ क्यों हटाया? मेरी मर्जी, मैं इंग्लिश टीचर, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। तुड़ क्यों हटाया भाई? मैंने अभी तो रूल बताया, इट्स टाइम हो, इट्स हाई टाइम हो, इट्स अबाउट टाइम हो, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम हो। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो अंग्रेजों ने रूल बनाया है, आगे वाले क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, V2 में बनेगी, शुड प्लस V1 में, किसी और में नहीं बन सकती है। अंग्रेजों ने रूल बनाया भाई, मैंने नहीं बनाया, मेरे घर पे रूल नहीं बना। देखियो भाई, देखो ये लिखा हुआ रूल, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो सिर्फ V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बनेगा। अगर सब्जेक्ट दे दिया तो, टू दे दिया तो टू के बाद V1 आती है, फॉर दे दिया तो फॉर के बाद नाउन आती है। ठीक है, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ठीक है, ब्रेकफास्ट एक नाउन है, नाउन है, फॉर के बाद नाउन आती है। इट्स हाई टाइम यू, यू के बाद हमेशा, इट्स हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 में बनेगा, स्टार्टेड हो जाएगा। इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर यू सब्जेक्ट आ गया तो हमेशा V2 में बनेगा, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। इट्स हाई टाइम के बाद अगर टू आ गया तो टू के बाद हमेशा V1 आती है, टेक आएगा। ठीक है, इट्स अबाउट टाइम वी आ गया तो वी के बाद V2 आता है तो वेंट आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? आप पेयर गिन नहीं सकते, देखना है कितने जोड़े हैं, पेयर को गिन सकते हो नहीं गिन सकते। भाई कितना जोड़ा है यहां पे, ये लड़की, ये लड़का, कितना जोड़ा है यहां पे? एक पेयर है, एक पेयर है मेरे भाई, एक पेयर। अब इधर कितने पेयर है मुझे बताइयो भाई, गिनियो ही ना। इंग्लिश भी मेरे को तुम्हें ड्राइंग बना के सिखानी पड़ती है। यहां कितने पेयर है? एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा यू रहा, एक जोड़ा ये रहा। गिनियो कितने जोड़े बन गए जी? तीन जोड़े बन गए। तो मेरे भाई यहां बोलोगे आप थ्री, और कोई चीज गिनने में एक से अधिक है, तीन है ना, तो पेयर्स हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा। ये वन पेयर है, वन, ये वन पेयर है, गिनने में एक है तो पेयर, एक से अधिक है तो पेयर्स हो जाएगा। गिनियो भाई ने, बने हुए जोड़े इनके। ये बताओ फटाफट, फिर हम अगला रूल शुरू करते हैं। नहीं, वहां कोई ऐसी बाउंडेशन है ही नहीं कि THESIS आएगा या SES आएगा। बहुत बढ़िया, किसने बताया? यू सब्जेक्ट स्टार्टेड वर्ब राइटिंग, यू थीसिस नहीं आएगा, योर थीसिस आएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, सॉरी मैं थोड़ी सी देर के लिए अंग्रेज बन गया था। थीसिस नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है, योर्स आएगा, योर थीसिस, यू थीसिस नहीं आएगा। बताओ, बताओ। अब बहुत मिस्टेक तो रूल इंप्लीमेंटेशन के लिए आती है ना, एक या दो गिनती आए वो ऐसे नहीं लगानी है, 100 डजन मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन थाउजेंड्स लैक्स, इनमें न्यूमेरल नाउन में ऐसे नहीं लगानी, न्यूमेरल नाउन में, पेयर में उस कैटेगरी में नहीं बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन, इट्स अबाउट टाइम,
ये मी गलत है। इट्स अबाउट टाइम वी सब्जेक्ट है, विल फोकस, फोकस्ड आएगा ऑन अवर गोल्स। इट्स हाई टाइम आई सब्जेक्ट है, शुड मैरी की जगह मैरिड आएगा। बिल्कुल सही समय है, अब तक तो कर लेनी चाहिए थी, शादी कर लूं कहीं देर ना हो जाए, बाल वाल ना उड़ जाए, बाल वाल ना उड़ जाए, चेहरे पे झाइयां ना पड़ जाए। ये फोकस्ड थे, स्पेलिंग गलत थी, फोकस था ये, ठीक है, फोकस्ड कर लेना, वी फोकस्ड ऑन अवर गोल्स। बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, चेहरे पे झाइयां ना पड़ जाए, लड़कों के बाल ना उड़ जाए, देर ना हो जाए, शादी कर लो। ठीक है मेरे भाई। इट्स अबाउट टाइम टू के बाद V1 वो आएगा। इट्स हाई टाइम टू के बाद V1 फॉरगेट, बिल्कुल ठीक है। इट्स हाई टाइम बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, हमें तो उसे भूल जाना चाहिए था, भूल जाना चाहिए था। इसमें मेरे को ये बताओ यार, समझने वाली ऐसी कौन सी बात थी। मैंने बोला किसी सेंटेंस में अगर इट्स टाइम आए, इट्स हाई टाइम आए, इट्स अबाउट टाइम आए, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम आए, तो तीन केस बन सकते हैं। इसके तुरंत बाद अगर आता है टू, तो आपको बाद में लगाना है V1। अगर उसके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए तो बाद आप पास्ट इंडेफिनिट V2 में बनाओगे। इसके बाद अगर आ जाता है फॉर, तो बाद में कोई नाउन आएगी। अब इसमें ऐसी क्या बात थी जो आपको समझ नहीं आई, क्या ऐसी बात थी इसमें। इट्स अबाउट टाइम के बाद वी सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने कंप्लीटेड V2 कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया मैंने, मॉडल प्लस V1 को काट के V2 कर दिया। इट्स अबाउट टाइम के साथ टू था, टू के बाद V1 आती है, डूइंग काट के डू कर दिया। इट्स अबाउट टाइम यू सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद V2 आती है, तो V1 की जगह मैंने V2 कर दिया, रूल है। इट्स हाई टाइम के बाद टू आया, टू के बाद V1 आती है, तो V2 को मैंने V1 से कर दिया। इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम आया, वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V2 आती है, तो एक्सरसाइज V1 की जगह एक्सरसाइज्ड कर दिया। ऐसी क्या बात हुई कि जो आपको समझ ना आई, बताओ मेरे भाई, बताओ। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आप मुझे बता दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आप मुझे बता दीजिए। अब वर्ब की फॉर्म याद नहीं है भाई, वर्ब की फॉर्म मैं याद नहीं कर सकता इनके घर जाके। या आप बोलो सर जी आप हमारे घर आओ और हमारी वर्ब की फॉर्म याद कर लो, तो भाई वो आपकी चॉइस है, वो आपकी गलती है, ठीक है ना, वो आपका डिसीजन है, मत करो याद, नहीं आएंगी चीजें समझ में, नहीं होंगी चीजें अच्छी। विल या सेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल का यूज करते हैं, और विल और सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना सेकंड फॉर्म आ सकती है, ना थर्ड फॉर्म आ सकती है, ना फोर्थ फॉर्म आ सकती है, और स्पेशली स्पेशली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, ठीक है। आई और वी के साथ आता है शैल, बाकी सबके साथ आता है कोई नाउन हो, या फिर ही, या फिर सी, या फिर इट, या फिर यू, या फिर दे, इसके साथ आता है विल। लेकिन बट किंतु परंतु मॉडर्न इंग्लिश में
जिसके साथ मन करे विल लगाओ, जिसके साथ मन करे शैल लगाओ। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में यह गलत नहीं होगा। आप बोलोगे जी अभी आपने बताया आई वी के साथ विल शैल आता है, अगर मैं लिख दूं आई विल टीच यू, गलत नहीं है। आप बोलोगे सर जी अभी तो आपने बताया कि आई वी के साथ शैल आता है, विल नहीं शैल आएगा। भाई साहब गलत है, विल लगाओ शैल लगाओ गलत नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में। पहले गलत माना जाता था, अब गलत नहीं माना जाता है। तो अब आपको एग्जाम में यह गलती नहीं देखनी है जी विल की जगह शैल आएगा या शैल की जगह विल आएगा, यह गलती आपने नहीं देखनी है, ठीक है। तो मैं टारगेट कर रहा हूं, मैं एक वर्ब ले रहा हूं, विल ले लूं, समझाने के लिए विल ले लूं, ठीक है। तो आप मुझे स्ट्रक्चर बताएंगे। सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर बोल देते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल बोला जाता है, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोला जा सकता है, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट बोल दिया जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर बोला जा सकता है। सिंपल मतलब इंडेफिनिट वाला है, इंडेफिनिट वाला है। हाँ जो मन करे वो लगाओ, ठीक है, वो लगाओ। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, जैसे आई विल टीच यू कंडीशनल्स आफ्टर टेंस, टेंस के बाद मैं तुम्हें कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा। ऐसे तो मैं कंडीशनल्स तो तुम्हें फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, कंडीशनल्स तो मैं तुम्हें फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर जी इसमें बनेगा, देखो ये कॉमन रूल है, ये कॉमन रूल है, किसी भी टेंस का कॉमन रूल है ये। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते चले जाओ। आप बोलोगे सब्जेक्ट, इसमें जो वर्ब होती है ना, यहां पे आती है वर्ब, तो इसमें जो वर्ब होती है ना वो होती है विल या शैल प्लस V1। एफर्मेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बोल दो जी विल या शैल, प्लस नॉट प्लस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है फर्स्ट टाइप, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आपको नहीं पता फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है? बताओ नहीं पता हो तो, बताओ नहीं पता हो तो। पता है ना आपको, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, विल शैल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में आप बोलोगे सबसे पहले WH वर्ड आवे है जी, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आप बोलोगे जी विल या सेल में से कुछ भी। सेल लिखने की जगह नहीं है, तुम लिख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1, लास्ट में इसमें ये दोनों में लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन आता है, इन दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई। देखो कॉमन रूल है, अब जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा विल सेल की जगह हैजव हो जाएगा, हैजव के बाद V3 आती है, बस विल सेल की जगह हैजव हो जाएगा। जैसे ही ये पास्ट परफेक्ट बनेगा विल सेल की जगह हेड हो जाएगा, हेड के बाद V3 आती है। जैसे टेंस बदलेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलेगी, बस। तो आपको हर टेंस को अलग क्यों याद करना है? टेंस की वर्ब मैंने आपको याद करा दी है, बता दी है, अपने खुद से रूल बनाओ, खुद से रूल बनाओ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बोला आई और वी के साथ, आई ये वी है, वी के साथ विल शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, लेकिन ये रूल मॉडर्न इंग्लिश में ये रूल नहीं लगता है, ठीक है। आई विल टॉट यू, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चन है, बताओ गलती कहां पे है, बताओ गलती कहां पे है। भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका मीनिंग है मैं डिनर, वह डिनर नहीं करेगी, लड़ाई होगी, वही डिनर नहीं करेगी आज। और विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये 3 क्वेश्चन है, बताओ गलती कहां कहां पे है, फटाफट बताओ।
इस तरीके से गलतियां आती हैं। स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर आपकी हेल्प करता है समझने में। आप बोलोगे जी पहले में गलती है, आई विल के बाद टॉट V2 नहीं आएगी, टीच V1 आएगी, टीच V1 आएगी जी। अगला क्वेश्चन, सी सब्जेक्ट विल नॉट, विल मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, ईट्स तो V5 है, ईट V1 में एस लगी V5 हो गई, हमेशा V1 आती है, ईट आएगा, ईट आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, विल यू, विल मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, हेल्प्ड नहीं आएगा, हेल्प आएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट मॉडल नॉट V1, सब्जेक्ट विल सेल V1, समझे, क्लियर है। ऐसी गलतियां दी गई हैं एग्जाम में, इन गलतियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट के ईयर्स में। मैंने अभी बोला आई के साथ विल लगाना है, विल लगा लो, सेल लगाना है, सेल लगा लो। एक बोल रहा है या बोल रही है, और जी विल क्यों नहीं हटाया, सेल क्यों नहीं लगाया। ये ऐसे है, आपको सीजीएल का एग्जाम देना है, सीजीएल, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, आप चाहे बीए करो या बीएससी करो। एक बोल रहा है जी बीए क्यों करी, बीएससी क्यों ना करी, किसी ने बीएससी कर ली जी, बीएससी क्यों करी, बीए क्यों ना करी, बताओ बताओ, कहां जाके मरूं मैं, है मेरे लिए कहीं जगह। हे ईश्वर मुझे अपनी श्री चरणों में जगह दे दे, इन इन बच्चों से मेरे को छुटकारा चाहिए, ऐसे बच्चों से। बोला जाता है ना, दोस्त चाहे चार हो लेकिन अच्छे, दोस्त चाहे एक हो लेकिन अच्छा हो। इसलिए स्टूडेंट भी चाहे आप चार स्टूडेंट पढ़ा रहे हो लेकिन मैच्योर हो, वो मैच्योर होने चाहिए, चाहे चार स्टूडेंट आप पढ़ा रहे हो। आपने चार मैच्योर स्टूडेंट्स पढ़ाए और उनमें से दो का सिलेक्शन हो गया, आपका नाम हो जाएगा। आपने 40 इमेच्योर स्टूडेंट्स पढ़ाए, सिलेक्शन एक का भी नहीं हुआ, आपकी बदनामी हो जाएगी। अब बताओ मेरे साथ कौन सा केस लगा हुआ है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स तो बढ़िया बढ़िया मतलब नामी टीचर्स के पास भाग गए हैं, ऐसे इमेच्योर स्टूडेंट्स मेरे नसीब में आ गए हैं, ये मेरे नसीब में आ गए हैं। बताओ, अभी जस्ट अभी बात बताई कि भाई तुम्हारा मन करे विल लगाओ, तुम्हारा मन करे सेल लगाओ, विल लगा हुआ हो तो विल ठीक है, सेल लगा है तो सेल ठीक है, विल को काट के सेल मत करना, सेल को काट के विल मत करना, अब ये रूल वैलिड नहीं है। फिर भी जी सेल क्यों नहीं करा, सेल करो जी, इसे क्या करूं मैं। दो क्वेश्चन और, जब ऐसी बातों पे तो मटक जाते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उन्हें कैसे समझाऊं। बताओ जी, नहीं बात तो 100 बार 200 बार नहीं 500 बार बताऊंगा, लेकिन कम से कम बात ऐसी तो हो जो अभी बताई है, अभी साफ बोली है, वो तो ना हो, वो तो ना हो। मैं नहीं बताता इंपॉर्टेंट चीजें। ये वाली बात मैंने कितनी बार बताई आपको, 100,000,000,000,000,000,000,000,000 इनके पहले काउंटिंग आगे ऐसी ऐसे नहीं लगेगी। ये वाली बात मैंने आपको कितनी बार नहीं बताई किसी भी मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है। ये वाली बात मैंने आपको कितनी बार बताई है कि हैज हैव हैड के बाद V3 आती है। ये वाली बात मैंने आपको कितनी बार बताई, डू डज डिड के बाद V1 आती है। ये वाली बात कितनी बार बताई आपको, टू के बाद V1 आती है। ये वाली बात कितनी बार बताई आपको, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये वाली बात कितनी बार बताई, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये वाली बात कितनी बार बताई, सब्जेक्टिव केस को वर्ब चाहिए। ये वाली बात कितनी बार बताई, ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब नहीं चाहिए। कितनी बार बताई, बताने वाली बातें बता रहा हूं, अपनी बात से नहीं मुकर रहा हूं। बताओ,
सेल रीड सीधा बुक, सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इंटरोगेटिव साइन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है जी, टिक कर दो, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आता है भाई, सब्जेक्ट आएगा शी। उसके बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब। विल सेल के बाद हमेशा वी1 आती है तो रीड आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, द बुक हो गया और इंटरोगेटिव साइन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई विल सी यू नॉट टू नाइट, आज शाम को, आज रात को मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, आज रात नहीं मिलूंगा मैं तुमसे। आई विल सी यू नॉट टू नाइट, आप बोलोगे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले नॉट आती है, तो ये गलत है। सही आंसर होगा आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा और विल सेल के बाद हमेशा वी बनाती है, तो सी यू टुनाइट, आज की रात मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, ये इसका हिंदी मीनिंग है। ठीक है, विल लगाओ शैल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई, क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ू। एक तो इससे गलतियां, इस गलती से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कॉमन स्ट्रक्चर है, सबके लिए है, कोई सा भी टेंस हो, 12 के 12 टेंस के लिए यही स्ट्रक्चर है। एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आ, फिर हेल्पिंग वर्ब आ, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट चिपका देते हैं, नॉट चिपका देते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले बिठा दें और डब्ल्यूएच वाले में डब्ल्यूएच और पहले बिठा दें। टेंस बदलेगा, वर्ब बदलेंगे, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। अब जैसे मैं आपको कल को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म होते ही मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊं, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी हो जाएगी, इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी। मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाऊं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब में आईएनजी हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस के लिए आपको ये बातें याद होनी चाहिए, जिस क्लॉज में, जिस क्लॉज समझ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब पेयर, ये मेरे कंजंक्शंस है। क्या है? ये मेरे कंजंक्शन है। कंजंक्शन एक क्लॉज में आता है, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब पेयर आएगा। तो जिस कंजंक्शन में, जिस वाली क्लॉज में ये कंजंक्शन आए, उस वाली क्लॉज को मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बना सकता हूं। बात को ध्यान रखना। इनके साथ वाले में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नहीं आता है। कंडीशनल 1B से बोलते हैं। ये वाला रूल आपको कसम खाता हूं, कंडीशनल जब पढ़ाऊंगा दोबारा से इस रूल को पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं आता। यहां पे आप पढ़ लो, यहां पे आप पढ़ लो विल या शैल प्लस V1, गलत है। सही क्या है? प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में S या ES। इस वाली क्लॉज को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बना सकते हो, इस वाली क्लॉज को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। दूसरी वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी। रूल से आप समझोगे, इसको कंडीशनल 1 बोलते हैं। देखना, बहुत प्यार से समझना। यू सब्जेक्ट है, विल हेल्प वर्ब है, क्लॉज 1 हो गई। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्प क्लॉज 2 हो गई। दो क्लॉज है, दोनों फ्यूचर में बनी हुई है। एक फ्यूचर में बनेगी, दोनों नहीं बनेगी, दोनों नहीं बनेगी, एक बनेगी। फिर कौन सी बनेगी? जिसमें कंडीशनल कंजंक्शन नहीं आया हो। तो मेरे भाई इसमें तो इफ आया है, तो ये वाली नहीं बनेगी, दूसरी वाली बनेगी। इस वाली को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंडीशनल समझ रहे हो? शर्त, शर्त रखने की बात है।
शर्त ये है, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद फ्यूचर में करोगे तो हमको लगता है इफ यू विल हेल्प मी, फ्यूचर में बनाओ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आई विल हेल्प यू फ्यूचर में। नहीं, अंग्रेज ऐसा नहीं मानते हैं। एक्शन फ्यूचर के हैं, फ्यूचर में ही तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी करूंगा, लेकिन कंडीशनल वर्ड वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनानी है, V1 में, दूसरे वाली फ्यूचर में। तो रूल ये लिखना, इस मॉडल के साथ, इन वर्ड्स के साथ फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 में एस या ES वाला का कर सकते हैं, मैंने लिखा है, क्योंकि यूज और पास्ट इंडेफिनिट का भी कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा हूं, आई के साथ हेल्प्स नहीं आएगा, यू के साथ हेल्प्स। कितनी बार बताया ये रूल भाई, यू प्लूरल होता है, प्लूरल में सिर्फ V1 आती है, हेल्प आएगी। अगर होता ही सिंगुलर होता है, उसमें V1 में SIS लगाते हैं, ही के साथ हेल्प्स आता। सारी तुमने ना मट्टी खराब कर दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है ना, यू प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ सिर्फ V1 आती है ना, सिंगुलर के साथ SIS आती है। मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है रब्बा, बड़ी मुश्किल। इससे ज्यादा आसान तो वाइफ को समझाना लगता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम बताया गया है एक औरत को समझाना, और मुझे तो उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है अपने इन स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझाना। इससे बढ़िया तो मैं किसी औरत से मगजमारी करके उसको समझा दूंगा, उसको समझा दूंगा। मतलब ये वाली बात मैंने कितनी बार बताई, आप मुझे बताओ, कसम खाओ अपने मम्मी पापा की कि कितनी बार बताई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ V1 आती है, सिंगुलर के साथ V1 में SIS लगाते हैं। तो यू आपको प्लूरल मैंने कितनी बार बताया, कितनी बार बताया। व्हेन कंडीशनल वर्ड है, यू विल क्लॉज 1 है, एवरीवन सब्जेक्ट है, विल ये क्लॉज 2 है। दोनों क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेंगी, एक फ्यूचर में बनेगी, एक फ्यूचर में बनेगी। अब कौन सी वाली बनेगी मेरे भाई, अब कौन सी वाली बनेगी? आप बोलोगे इसमें कंडीशनल वर्ड आया है, ये क्लॉज है जिसमें कंजंक्शन जुड़ा है, ये वाली फ्यूचर में नहीं बनेगी, इसको सीधा V1 में बनाओ। यू प्लूरल है तो V1 सिर्फ गेट आएगा, अगर सिंगुलर होता तो इसमें SIS लगा देता। ठीक है, अगला वर्ड, यू विल इन्फॉर्म अस एज सुन एज सी विल रीच होम। तुम हमें इन्फॉर्म करोगे जैसे ही वह घर पहुंचती है। अब देखो, यू सब्जेक्ट, विल इन्फॉर्म वर्ब, इसका मतलब क्लॉज 1 हो गई। क्या मैं यहां पे क्लॉज 1 लिख दूं? अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इसे क्लॉज 1 लिख दूं। आगे सी सब्जेक्ट है, विल रीच वर्ब है, क्या मैं इसे क्लॉज 2 लिख दूं? दोनों क्लॉज फ्यूचर में नहीं आएंगी, एक को प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। कौन सी वाली भाई साहब? कंजंक्शन के बाद वाली। ये कंजंक्शन है, इसके बाद की क्लॉज इसकी क्लॉज है, तो इस वाली को प्रेजेंट में बनाओ। तो मेरे भाई अब चूंकि सी सिंगुलर है, अब आपको रीच में एस या ES लगानी पड़ेगी, क्योंकि सी है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए
एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, रेस्पेक्ट होगा। तुमने मेरा दिमाग चला दिया ना। जो रूल है यूनिवर्सल रूल है। कई बार मैं ऐसे रूल आपको समझाने के लिए लाया, समझाना अंग्रेज बन गया ना, पूरा नहीं पढ़ा तो भूल गया, तो उसे खुद भी सही कर लेना। विल मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वी बनाती है, तो रेस्पेक्ट ही आएगा, रेस्पेक्ट से नहीं आएगा। अब इतने तो आप समझ जाओ कि ये रूल गलत है, सर जी इसको एक्सप्लेन करना भूल गए। ठीक है, रेस्पेक्ट से नहीं होगा, रेस्पेक्ट ही आएगा। ओके, अच्छा लगा आप लोगों ने ऐसी गलतियां पकड़ी। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दो। इफ यू विल हर्ट मी आई विल हर्ट यू, तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुझे हर्ट करूंगा। यू सब्जेक्ट विल मॉडल क्लॉज 1, आई सब्जेक्ट विल क्लॉज 2, दोनों में से एक फ्यूचर में नहीं बनेगी, एक नहीं बनेगी। कौन सी नहीं बनेगी? कंजंक्शन के बाद वाली। तो इफ कंजंक्शन है, इसके बाद वाली को प्रेजेंट में बनाओ। इफ यू हर्ट मी, इफ यू हर्ट मी आई विल हर्ट यू। ठीक है, कंजंक्शन के बाद वाली, कंजंक्शन के बाद वाली। यहां एज सून एज यहां आया था, इसके बाद वाली क्लॉज प्रेजेंट में। यहां इफ यहां आया है तो इसके बाद वाली क्लॉज। मीनिंग वही है, तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, दोनों फ्यूचर के एक्शन है। लेकिन अंग्रेजों के रूल है कि इफ वाली क्लॉज को प्रेजेंट में बनाओ, बाद वाली को फ्यूचर में, दोनों को फ्यूचर में मत बनाओ, दोनों को फ्यूचर में मत बनाओ, क्योंकि एक कंडीशन रख रहा है। फ्यूचर तो बोलता है कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, लेकिन इसने कंडीशन रखी है, जरूरी नहीं होगा, कंडीशन रखी है। तो कंडीशन को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपने विवेक का, अपनी कॉमन सेंस का, अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके मुझे दोनों के आंसर बता दो। बताओ, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। यू 2 बार कहां गया? तो हाँ, यहां वाला देखो, यू सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। आई सब्जेक्ट है, विल हर्ट वर्ब है, और यू उसका ऑब्जेक्ट है। आई विल से सी विल हर्ट, आई बोलोगे मी बोलोगे, आई बोलोगे मी बोलोगे, आई बोलोगे मी। आप बोलोगे जी सी विल हर्ट मी, सी विल हर्ट मी, तो हर्ट के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस आया है ना, तो ये वाला यू ऑब्जेक्टिव केस है। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। तो ये वाला यू सब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब से पहले आया है, और ये वाला यू ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के बाद आया है। पता कैसे लगेगा जी कौन सा सब्जेक्टिव केस है कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब से पहले वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। चूंकि ये वर्ब के बाद आया, इससे पता चला ये ऑब्जेक्टिव केस है। बहुत बढ़िया। अब बोलोगे जी ऑल द फ्लावर्स सब्जेक्ट है मेरा, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, हिज गार्डन उसका ऑब्जेक्ट है, विल डाई वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब विल डाई आ गया। यहां पे बिफोर मेरा कंजंक्शन आया, द रेन सब्जेक्ट और विल वर्ब है। तो मेरे भाई इस कंजंक्शन के बाद वाली वर्ब फ्यूचर में नहीं बनेगी, फ्यूचर में नहीं बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। तो विल फॉल की जगह फॉल्स हो जाएगा। रेन को गिन नहीं सकते, बारिश को गिन नहीं सकते, तो प्रेजेंट बारिश कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन देखो, फॉल V1 था, V1 था, मॉडल के बाद V1 आती है।
अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाते हैं, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के लिए सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, ये फॉल वाले फॉल्स करो नहीं, उल्टा बना रहे हो रोहित कुमार, उल्टा बना रहे हो, उल्टा पढ़ा रहे हो, उल्टा ही बना रहे हो। बता दिया भाई, कंजंक्शन के बाद वाली बदलनी है। बिफोर कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2, तो कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज को बदलना है। अगला है व्हेन कंजंक्शन है, यू विल गेट सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, है ना, जॉब, योर पेरेंट्स सब्जेक्ट विल बी वर्ब क्लॉज 2, कंजंक्शन के बाद वाली को बदलना पड़ेगा। आप बोलोगे सर जी ये वाली क्लॉज V1 में बनाओ, गेट। व्हेन यू गेट अ जॉब योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, जब तुम्हारी जॉब लगेगी तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सफल हुए अपने खुश, और विफल हुए तो पराए खुश। सफल हुए तो अपने खुश, विफल हुए तो पराए खुश। अब ये आपके हाथ में है कि आप किसको खुश करना चाहते हो। आपकी पास्ट की लर्निंग हैबिट्स ने आपको यहां पे लाके खड़ा किया है, और आपकी अब की लर्निंग हैबिट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी कि फ्यूचर में आप वर्दी के साथ खड़े होते हो या बेरोजगार वाली लाइन में खड़े होते हो। आप समाज में रेपुटेड लोगों की लिस्ट में खड़े होते हो, गवर्नमेंट जॉब वालों की लिस्ट में खड़े होते हो, या बेरोजगार की लिस्ट में खड़े होते हो। आपकी ईटिंग हैबिट आपका वजन बताती है। आपकी एक्टिव हैबिट्स, कितना फिजिकली एक्टिव हो, आपकी बॉडी शेप बताती है। आपकी ईटिंग हैबिट्स आपके वजन को बताती है। आपकी लर्निंग हैबिट्स आपके ज्ञान नॉलेज को बताती हैं। तो जो आपकी पुरानी लर्निंग हैबिट्स रही, जो सीखने की आपकी पुरानी आदतें थी, उसने आपको यहां पे लाके खड़ा किया है कि आपको ये तक नहीं पता चल रहा है सर जी कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे बनती है। आपकी आज की लर्निंग हैबिट्स आपको फ्यूचर बनाएंगे, वो आपको फ्यूचर में ले जाएंगे। सारा खेल आपकी हैबिट्स का है। हैबिट्स सुधार लो, जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। हैबिट सुधार लो, जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। सब कुछ आपके हाथ में है। आपको अपनों को खुश करना है, पराये को खुश करना है। समाज में मात्र 2% ऐसे लोग होंगे जो आपको सफल होना देखना चाहते हैं, वही आपके अपने हैं। आपके पेरेंट्स और आपके ब्रदर सिस्टर और तीसरा आपके जो रियल फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड्स। बस ये लोग हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको सफल होना देखना चाहते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन, आपके, बहुत सच्चाई बता रहा हूं, और आपके ठहरने के लिए जो दोस्त होते हैं, नाम के दोस्त, सब आपको विफल। ये मात्र 2% लोग नहीं आपकी लाइफ में। आप देखो आपकी लाइफ में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं तो 2 से 3% ये लोग होंगे। 98% लोग वो हैं जो आपको विफल होना देखना चाहते हैं। अब ये आपके अपने हैं, ये आपके पराये हैं। अब आपके हाथ में है, आप सफल होके इन्हें खुश करते हो या विफल होके इन्हें खुश करते हो। इस दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई है जो अपने विरोधियों को खुश करे? जो अपने विरोधियों को खुश करे, अपने परायों को खुश करे। आपके पराये आपको विफल होना देखना चाहते हैं और आप विफल होकर उन्हें खुश करते हो अपनी लाइफ में। आपके पेरेंट्स आपके अपने आप को सफल होना देखना चाहते हैं और आप फेल होके, विफल होके, अपनी बैड हैबिट्स की वजह से उनको निराश करते हो। हाँ, इनमें एक टीचर्स भी हैं, रियल में टीचर्स भी हैं जिन पे आप शक नहीं कर सकते, जो आपको सफल होना ही देखना चाहते हैं। ये 2 क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर ये टेंस खत्म हो जाएगा। योर्स आएगा, देख लेते हैं। योर पेरेंट्स, योर्स क्यों आएगा? योर पेरेंट्स ही आएगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बोलने से नहीं भाई साहब, ये आपकी आज की हैबिट्स हैं। आप आज कैसी लर्निंग हैबिट्स बनाते हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। रिजल्ट के बाद आज की लर्निंग हैबिट्स आपका रिजल्ट लाएंगी। जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो आपकी आज की लर्निंग हैबिट्स का होगा। जो पहले की आपकी लर्निंग हैबिट्स रही, सीखने की जो आपकी पहले की हैबिट्स थी, वो आपको यहां पे लाके खड़ा करती हैं। और ये वाली हैबिट्स आपको, अब की हैबिट्स आपको आगे खड़ा करेंगे। तो कोई ये बोले मेरे नसीब ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी, कोई बहाने बनाए, वो सब बहाने हैं। आपकी अगर लर्निंग हैबिट्स अच्छी हैं, आप सफल जरूर होगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। एक जगह नहीं दूसरी जगह सफल होगे, एक बार में नहीं दूसरी बार में सफल होगे, सफल जरूर होगे। आई विल अल्टीमेट यू, आई विल इंटीमेट यू। मैं वैसे ऐसी बातें कम करता हूं, लेकिन करता हूं तो फिर लॉजिक वाली करता हूं, मतलब प्रैक्टिकल बातें करता हूं। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट विल इंटीमेट, जहां है क्लॉज लिख दो। अल्टीमेट वर्ब है, वर्ब के बाद यू ऑब्जेक्टिव केस है। इन केस मेरा कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। यू सब्जेक्ट विल वर्ब, ये क्लॉज 2 है। मैंने बोला एक सेंटेंस में 2 क्लॉज फ्यूचर में नहीं बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं। एक को प्रेजेंट में बनाओ। कौन सी वाली को? आप बोलोगे जी ये वाली कंजंक्शन है, इसके बाद वाली। यू विल आस्क की जगह यू आस्क आएगा। अगला क्वेश्चन, इट्स हाई टाइम यू शुड लीव नाउ। बताओ क्या होगा? वो आग लगती है क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, हैबिट नहीं है। लर्निंग हैबिट्स कैसे सुधारे? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं ना, चलो बताऊंगा किसी दिन आपको लर्निंग हैबिट्स कैसे सुधारे। किसी दिन बताऊंगा लर्निंग हैबिट्स कैसे सुधारे, है ना। मेरी लर्निंग हैबिट्स मेरे को अब पता लगता है वास्तव में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब मेरे को फील होता है। ठीक है। आप बोलोगे इट्स हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है। आपकी जो वर्ब बेसिक की क्लास 2 है उसमें मैंने वर्ब चार्ट दिया हुआ है भाई साहब, उस चार्ट को चाट लो, उसको याद कर लो। ठीक है, ओके। लीव मतलब जाना, लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है उसकी V2। फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग, बिल्कुल सही समय तुम निकल लो अब यहां से अपनी खुद की भलाई के लिए। फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग, अपनी खुद की भलाई। सही समय, टाइम हो गया, निकल लो अब अपने खुद की भलाई के लिए। ओके भाई, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी है। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें मेरे भाई, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।